नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, इस वीडियो में यूपी टेट के महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से होंगे। और ये जो प्रश्न है ये आपके 8 जनवरी 2020 को जो पेपर हुआ था उसमें पूछे गए थे। तो चलिए देखते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को आप लोग अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 प्रश्नों को इस वीडियो में हम लोग आज देखेंगे। पहला प्रश्न है, मानव विकास का प्रारंभ होता है पूर्व बाल्यावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से, शैशवावस्था से या फिर गर्भावस्था से। तो मानव विकास का जो प्रारंभ होता है वह गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। तो राइट आंसर जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन डी के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे। द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक है वी.एफ. स्किनर, आर.एम. गेने, आई.पी. पावलोव या फिर ई.एल. थॉर्नडाइक। तो द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के जो लेखक हैं वह आर.एम. गेने हैं। राइट आंसर जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन बी के साथ। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था है। यह कथन किसका है? स्टेनले हॉल, सिम्पसन, क्रो एंड क्रो या फिर जरसील्ड का। तो किशोरावस्था को तूफान और तनाव और संघर्ष का काल स्टेनले हॉल के द्वारा कहा गया है, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? 40 मिनट, 45 मिनट, 30 मिनट या फिर 36 मिनट। तो सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में जो कुल समय लगता है वह 35 से 36 मिनट, यानी राइट आंसर यहाँ पर जाएगा ऑप्शन डी के साथ। डी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। साथियों, यह यूपी टेट का जो है प्रैक्टिस सेट है जिसमें हम हर वीडियो में आपको 30 प्रश्न लेकर आएंगे। तो आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। अगला प्रश्न है, सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण हैं जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? ऑप्शन है हॉलिंगवर्थ, रॉस, स्किनर या फिर गेट्स व अन्य। तो सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण हैं जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। यह जो कथन है यह परिभाषा दिया गया है रॉस के द्वारा, यानी ऑप्शन विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे बच्चे को नज़रअंदाज कर देना चाहिए, बच्चे को परामर्श देना चाहिए, तत्काल घर वापस भेज देना चाहिए या फिर बच्चे को दंड देना चाहिए। तो बच्चे को दंड नहीं देना है, नज़रअंदाज नहीं करना है, घर भी नहीं भेजना है। यहाँ पर प्रश्न सकारात्मक है, इसलिए सकारात्मक ऑप्शन बी है और विकल्प बी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित है छात्रों के सर्वांगीण विकास से, छात्रों के वृत्तिक विकास से, छात्रों के मानसिक विकास से या फिर शैक्षिक संस्थानों के विकास से। तो जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं वह मुख्यतः छात्रों के सर्वांगीण विकास से संबंधित है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? स्किनर, बी.एस. ब्लूम, थॉर्नडाइक या फिर कोहलर ने। तो यहाँ पर जो बी.एस. ब्लूम है यह जो है इन्होंने जो है अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया, जबकि स्किनर, थॉर्नडाइक और कोहलर ने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर बी.एस. ब्लूम की बात करें तो इन्होंने जो है टेक्सोनॉमी को बनाया था 1956 में, जिसमें संज्ञानात्मक, भावात्मक और साइकोमोटर आता है। अगला प्रश्न है, शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है बालक का विद्यालय न जाना, बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना, किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना या फिर बालक का विद्यालय में प्रवेश न लेना। तो शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य होता है बालक द्वारा विद्यालय जब छोड़ दिया जाता है, यानी एक बालक जब विद्यालय को छोड़ देता है तो उसे शिक्षा में अवरोधन माना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे।
निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? प्रस्तावना कौशल, समापन कौशल, प्रदर्शन कौशल या फिर उद्दीपन परिवर्तन कौशल। तो समापन कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है। राइट आंसर यहाँ पर जाएगा ऑप्शन बी के साथ। सॉरी, यहाँ पर जो है जो प्रस्तावना कौशल है इसमें जो है पूर्व ज्ञान परीक्षण आता है। यहाँ पर जो हमारा आंसर जाएगा ऑप्शन ए पर, ए के साथ जाएगा। ऑप्शन ए को यहाँ पर आप लोग सही लगाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का संप्रत्यय दिया था? प्रत्यय दिया था स्पीयरमैन, जॉन मेयर, गार्डनर या फिर गोलमैन ने। तो जो बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय है वह जो है ए.जी. गार्डनर ने दिया था। राइट आंसर यहाँ पर जाएगा ऑप्शन सी के साथ। अगला प्रश्न है, डिस्लेक्सिया में यह करने में कठिनाई होती है? व्यक्त करने में, खड़े होने में, बोलने में या फिर पढ़ने और बर्तनी में। तो पढ़ने या बर्तनी में जो है यह जो है डिस्लेक्सिया होती है। डिस्ग्राफिया जो होती है वह लिखने संबंधी कठिनाई होती है और डिस्कैलकुलिया जो होती है वह गणना संबंधी कठिनाई होती है। तो ये आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है? शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो प्रश्न हमारा पूछा गया है नहीं है, नकारात्मक यहाँ पर विकल्प हम ढूंढेंगे। शिक्षक को बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, सकारात्मक है। शिक्षक को सीखने में अक्षम को अतिरिक्त समय देना चाहिए, यह भी सकारात्मक है। बच्चों की आवश्यकता के अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए, ये तीनों ऑप्शन सकारात्मक है, जबकि ऑप्शन ए नकारात्मक है और प्रश्न हमारा निगेटिव है। तो यहाँ पर राइट आंसर जाएगा विकल्प ए के साथ। अगला प्रश्न है, कक्षा में छात्र को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, रोक देना चाहिए, अनुमति नहीं देना चाहिए या फिर हतोत्साहित करना चाहिए। तो हतोत्साहित भी नहीं करना है और अनुमति देने से रोकना भी नहीं है। और यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर जाएगा प्रेरित करना चाहिए, यानी विकल्प ए यहाँ पर सकारात्मक है और प्रश्न सकारात्मक होने के कारण यह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है। तो यहाँ पर बुद्धि नहीं जबकि वृद्धि पूछा गया है। तो वृद्धि क्या होती है? सामाजिक विकास से, भावात्मक विकास से, नैतिक विकास से या फिर शारीरिक विकास से। तो जो बच्चे की वृद्धि है वह मुख्यतः शारीरिक विकास से संबंधित होती है। राइट आंसर यहाँ पर जाएगा विकल्प डी के साथ। अगला प्रश्न है, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह किसने कहा है या फिर किसकी परिभाषा है? गिलफोर्ड की, स्किनर की, क्रोएंक्रो की या फिर वुडवर्थ की। तो यह जो परिभाषा दिया है गिलफोर्ड ने दिया है, व्यवहार के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है। गिलफोर्ड ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, इसके पहले हमने यूपी टेट का ईवीएस का वीडियो अपलोड किया था। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, सूची ए तथा सूची बी को सम्मिलित कीजिए। सूची यहाँ पर दिया गया है आपके स्क्रीन पर। ब्रूनर, आशुवेल, ग्लेजर, गार्डनर, बुनियादी शिक्षण प्रतिमान, डायनेक्टिक शिक्षण प्रतिमान, अग्रिम संगठक शिक्षण प्रतिमान, संप्रत्यय उपलब्धि शिक्षण प्रतिमान और परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान। तो ब्रूनर जो है यहाँ पर देखेंगे, अगर विकल्प ए जो यहाँ पर दिया गया है यह जो है संप्रत्यय उपलब्धि शिक्षण प्रतिमान ब्रूनर के द्वारा दिया गया है। और बात करें यहाँ पर बी की तो आशुबेल के द्वारा अग्रिम संगठक शिक्षण प्रतिमान दिया गया है और जो ग्लेजर हैं इनके द्वारा बुनियादी शिक्षण प्रतिमान दिया गया है। तो इस प्रकार हम देखेंगे तो ए का जाएगा हमारा फोर्थ के साथ, यानी ऑप्शन डी में देखेंगे ए फोर्थ और बी का दिया गया है थर्ड के साथ और जो ग्लेजर है सी वो ऑप्शन ए के साथ। तो जो हमारा डी बचेगा वह जाएगा 2 के साथ डायनेक्टिक शिक्षण प्रतिमान। इसमें से आप अगर 1-2 जानते हैं तो उसको आप मिलाकर यहाँ से आंसर लगा सकते हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा, डी विकल्प। अगला प्रश्न देखेंगे, समस्या समाधान का प्रथम चरण है। समस्या की पहचान, परिकल्पना का परीक्षण, परिकल्पना का निर्माण या फिर आंकड़ा संग्रहण। तो समस्या समाधान का जो पहला चरण होता है समस्या की पहचान करना, पहचान करने के बाद ही हम उसका निदान कर पाएंगे या फिर उसका उपचार कर पाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोचालक पक्षों का विकास होगा,
शिक्षा व्यवस्था एकाधिकारवादी होगी, तो यहाँ पर एकाधिकारवादी यह जो है निगेटिव है। शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में आगे होकर बालकों को निष्क्रिय रखेगा, बच्चे निष्क्रिय होंगे तो अधिगम नहीं हो पाएगा सफल। पढ़ने लिखने और गणितीय कुशलताओं पर ही बल नहीं देना है, इसलिए सबसे सटीक और सकारात्मक ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है? अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण, तैयारी या फिर सामान्यीकरण। तो स्मृति स्तर पर जो है शिक्षण प्रतिमान की संरचना में प्रस्तुतिकरण जो है यह उभयनिष्ठ है, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसी तरह के आप वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्वर्ण का सिद्धांत भी कहते हैं? उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, सूझका सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत या फिर शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। तो स्किनर के अनुसार जो है यहाँ पर पूछा गया है पुनर्वर्ण का सिद्धांत किसको कहते हैं, तो यह जो है स्किनर के द्वारा दिया गया था, और उनके अनुसार अनुक्रिया अनुबंधन के जो सिद्धांत है वह दो प्रकार के हैं, उनके द्वारा बताया गया है उद्दीपक अनुबंधन और अनुक्रिया अनुबंधन। तो यहाँ पर अगर हम देखें क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत पुनर्वर्ण के सिद्धांत को हम लोग कहते हैं, तो यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है? पूछा गया है यहाँ पर ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कौन सा अंग इसका नहीं है? प्रतिबिंबात्मक अवस्था, संकेतात्मक अवस्था, क्रियात्मक अवस्था या फिर आंतप्रज्ञ अवस्था। तो यहाँ पर प्रतिबिंबात्मक अवस्था, संकेतात्मक अवस्था और क्रियात्मक अवस्था ये सभी जो है ब्रूनर संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अंग है, जबकि आंतप्रज्ञ अवस्था यह उनके सिद्धांत का अंग नहीं है। तो यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, मॉरिसन ने बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया है। वे हैं प्रस्तुतिकरण, खोज, संगठन व्यवस्था, आत्मीकरण, वाचन, अभिव्यक्तिकरण। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है ए, बी, सी और डी, और इसमें आपको 1 से 5 तक सभी विकल्प दिए गए हैं। इसका सही क्रम बताना है कि क्रम क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर बात करें तो सबसे पहले होना चाहिए खोज, और उसके बाद से प्रस्तुतिकरण, फर्स्ट के बाद आएगा सेकेंड, प्रस्तुतिकरण के बाद आना चाहिए यहाँ पर आत्मीकरण यानी थर्ड। तो ये जो आप विकल्प देखेंगे ऑप्शन ए में देखेंगे, यहाँ पर पहले का सेकेंड दिया गया है, फर्स्ट दिया गया है, फोर्थ यहाँ पर फोर्थ दिया गया है, यानी आत्मीकरण फोर्थ ऑप्शन आएगा यहाँ पर आत्मीकरण, और उसके बाद से आएगा थर्ड वाला संगठन या व्यवस्था, और उसके बाद से आएगा वाचन या अभिव्यक्तिकरण। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन ए है यहाँ पर सही हो जाएगा, विकल्प ए। ये प्रश्न जो है आपके 8 जनवरी 2020 पेपर जो हुआ था उसमें यूपी टेट में पूछे गए हैं, वहीं से ये 30 प्रश्न आपके लिए गए हैं। निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? अनुप्रयोग, बोध, ज्ञान या फिर अनुमूल्यन। तो यहाँ पर जो है अनुप्रयोग, बोध और ज्ञान संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित है, जबकि अनुमूल्यन यह जो है संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है? मिश्रित, लंबवत, उन्नतोदर, उत्तल या फिर नतोदर। तो मिश्रित, उन्नतोदर, नतोदर ये सभी जो है अधिगम के वक्र है, जबकि लंबवत यह जो है अधिगम का वक्र नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्तंभ ए तथा स्तंभ बी को सुमिलित कीजिए। एनिमल इंटेलिजेंस, पुनर्वलन की अनुसूची, सार्वकालिकता का नियम, अनुकूलन। ये दिया गया है, कौन सा किसके द्वारा दिया गया है?
तो पुनर्वलन की जो अनुसूची है वह जो है स्किनर के द्वारा दिया गया है पुनर्वलन का सिद्धांत। तो ये तो बी वाला जाएगा फोर्थ के साथ, इतना कन्फर्म है। तो बी वाला फोर्थ जहाँ भी दिया होगा आप देख सकते हैं, तो सभी में बी में फोर्थ दिया गया है, यानी कोई ना कोई एक और हमको यहाँ पर मिलाना पड़ेगा। एनिमल इंटेलिजेंस, जानवर, यह जो है थॉर्नडाइक, इन्होंने जो है बिल्ली पे प्रयोग किया था। अब देखेंगे ए के साथ थर्ड, तो ए के साथ थर्ड यहाँ पर भी है और यह केवल ऑप्शन सी में है, इसलिए हमारा ऑप्शन जो सी है यहाँ पर सही हो जाएगा। विकल्प सी इस प्रश्न का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? एकीकरण का सिद्धांत, अंतःसंबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत या फिर अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो विकास कभी समाप्त नहीं होने वाली प्रक्रिया है, यानी अंतः जो है यह जो है निरंतरता का सिद्धांत से संबंधित है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई है? 25वें, 52वें, 22वें या फिर 86वें संशोधन से? तो यहाँ पर जो है इस प्रश्न की अगर हम बात करें तो संविधान के जो है 86वें संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक थे अब्राहम मास्लो, सिम्पसन, विलियम जेम्स या फिर मैकडूगल। तो अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे वह थे मैकडूगल, और मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियाँ बताई थी। कितनी? 14 मूल प्रवृत्तियाँ बताई थी। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था या फिर शैशवावस्था? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ। यहाँ पर बाल्यावस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है, और जीवन का अनोखा काल भी बाल्यावस्था को कहा गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो जाएगा विकल्प ए के साथ जाएगा। और यह आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और यदि चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।